हेलो एवरीवन, दिस इज शशांक सिंह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस पॉइंट बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। फ्रेंड्स, आज हम सभी इस वीडियो लेक्चर में मानव पूंजी और आर्थिक समृद्धि के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि यह वीडियो लेक्चर आप सभी की परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं कि मानव पूंजी और आर्थिक समृद्धि में क्या संबंध है, आखिर ये दोनों हैं क्या। जैसा कि इसके प्रीवियस वाली वीडियो लेक्चर में मैंने आप सभी को मानव पूंजी के बारे में बताया था और भौतिक पूंजी के बारे में भी बताया था, और ये भी बताया था कि मानव पूंजी के स्रोत क्या क्या हैं, मानव पूंजी से कैसे किसी देश की अर्थव्यवस्था डेवलप होती है, कैसे किसी देश का विकास होता है। यह सभी कुछ हम इसके पहले के वीडियोज़ में जान चुके हैं, समझ चुके हैं। तो दोस्तों, आइए अब शुरू करते हैं मानव पूंजी और आर्थिक समृद्धि के बारे में। राष्ट्रीय आय में किसका योगदान अधिक होता है? किसी कारखाने के कर्मचारी का या सॉफ्टवेयर विशेषज्ञ का? आप अपने माइंड से ये सोचिएगा कि जो राष्ट्रीय आय है उसमें किसका सर्वाधिक योगदान होता है। कोई कारखाना का कर्मचारी है, कोई फैक्ट्री का कर्मचारी है उसका, या जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जो सॉफ्टवेयर का विशेषज्ञ है उसका। हम जानते ही हैं कि एक शिक्षित व्यक्ति का श्रम कौशल अशिक्षित की अपेक्षा अधिक होता है। यानी वी कैन से कि एक पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति एक अनपढ़ या अशिक्षित या ना पढ़े लिखे हुए व्यक्ति से श्रेष्ठ होता है। यानी कि एक स्किल्ड पर्सन नॉन स्किल्ड पर्सन से अधिक वैल्यूएबल होता है। इसी कारण वह अपेक्षाकृत अधिक आय अर्जित कर सकता है। जो नॉन स्किल्ड पर्सन रहेंगे, यानी अशिक्षित लोग रहेंगे, यानी कि अकुशल लोग रहेंगे, वो पैसा कम कमाएंगे, यानी वो धन का अर्जन कम करेंगे। और जो पढ़े लिखे लोग रहेंगे, शिक्षित लोग रहेंगे, वो अपने माइंड से अधिक पैसे का अर्जन करेंगे। नॉर्मली आप देख सकते हैं कि एक काम करने वाला मजदूर, उसकी दिन भर का वेतन जो होता है, दिन भर की उसकी जो मजदूरी होती है 300 रुपये 500 रुपये होती है। और उसी जगह किसी भी कंपनी में जो इंजीनियर होता है वो उसकी सैलरी, या जो भी टीचर्स हैं, यानी कि प्रोफेशनल जो भी है, जो भी शिक्षित लोग हैं, उनकी वेतन, उनकी दिन भर की जो भी सैलरी यानी कि मजदूरी होती है, दिन भर का जो पैसा बनता है, वह एक मजदूर की अपेक्षा अधिक होता है। आर्थिक समृद्धि का अर्थ देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि से होता है। यानी कि देश की जो राष्ट्रीय आय जब बढ़ेगी तो वह सीधे किससे टैली करती है? आर्थिक समृद्धि से। यानी कि आर्थिक समृद्धि का अर्थ हम ये कह सकते हैं कि देश की जो वास्तविक राष्ट्रीय आय है उसमें जो भी इंक्रीजेज होती हैं, जो भी वृद्धि होती है, उससे लिया जा सकता है। तो फिर स्वाभाविक है कि किसी शिक्षित व्यक्ति का योगदान अशिक्षित की तुलना में कहीं अधिक होगा। आपको ये समझ में आ गया ना कि किसी भी शिक्षित व्यक्ति का योगदान एक अशिक्षित व्यक्ति की अपेक्षा अधिक होगा आर्थिक समृद्धि में, देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय की वृद्धि में। एक स्वस्थ व्यक्ति अधिक समय तक व्यवधान रहित श्रम की पूर्ति कर सकता है। जैसा कि मैंने कल बताया था कि जो स्वस्थ व्यक्ति रहेगा वह अस्वस्थ व्यक्ति की अपेक्षा अधिक श्रम की पूर्ति करेगा, अधिक कार्य करेगा और अधिक बल के उपयोग से कार्य करेगा। एक फिगर दिया हुआ है, इस फिगर में दिखाया गया है कि मानव पूंजी निर्माण दिल्ली में अस्थायी रूप से चल रहा एक विद्यालय। अब इस विद्यालय में मानव पूंजी का निर्माण कैसे हो रहा है? यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं, यही बच्चे आगे चल करके इसी में कोई फौज में जाएगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई वकील बनेगा, कोई आईएएस बनेगा, कोई आईपीएस बनेगा, कोई पीसीएस अधिकारी बनेगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि देश के नन्हे मुन्ने इन्हीं कर्णधारों में से देश का भविष्य निकलेगा, देश के भविष्य का सूरज निकलेगा। तो यहाँ क्या हो रहा है कि ये विद्यालय तो एक अस्थायी है, लेकिन यहाँ हम मानव पूंजी का निर्माण कर रहे हैं, मानव पूंजी को हम डेवलप कर रहे हैं। इसीलिए स्वास्थ्य भी आर्थिक समृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारक बन जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एजुकेशन ही आर्थिक समृद्धि का कारण है।
मैंने कल भी बताया था कि सिर्फ एजुकेशन ही हमारी मानव पूंजी नहीं है। जब तक स्वास्थ्य को भी हम प्राथमिकता नहीं देंगे, स्वास्थ्य भी हमारी एक प्रकार से मानव पूंजी है। अतः कार्य के दौरान प्रशिक्षण, जिसको हम ट्रेनिंग कहते हैं, अप्रेंटिस कहते हैं, कोई भी हम डिग्री लेते हैं, डिप्लोमा लेते हैं, सर्टिफिकेट लेते हैं, तो सिर्फ हम उसको एक थियोरेटिकली लेते हैं, लेकिन जब तक हम प्रैक्टिकली ट्रेनिंग नहीं करते हैं तब तक हमको उस कार्य के बारे में नॉलेज नहीं होता है, जानकारी नहीं होती है। श्रम बाजार की जानकारी, प्रवसन आदि के साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य व्यक्ति की उपार्जन क्षमता का संवर्धन करती है। शिक्षा के साथ स्वास्थ्य, स्किल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, ये सब क्या है, व्यक्ति की उपार्जन क्षमता को बढ़ाती है, सोचने समझने की क्षमता को प्रोड्यूस करती है। मानव की संवर्धित उत्पादकता या मानव पूंजी न केवल श्रम की उत्पादकता को बढ़ाती है, बल्कि साथ ही साथ परिवर्तन को प्रोत्साहित कर प्रौद्योगिकी को आत्मसात करने की क्षमता भी विकसित करती है। शिक्षा समाज में परिवर्तनों और वैज्ञानिक प्रगति को समझ पाने की क्षमता प्रदान करती है। शिक्षा से आदमी को ये पता चलता है कि हमको समाज में कैसे रहना है, हमें कौन सी पढ़ाई पढ़नी है कि हम आगे अपना कैरियर बना सकें, समाज में हम सम्माननीय बन सकें, या हम अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकें। शिक्षा हमें बहुत सारी चीज़ें प्रदान करती। शिक्षा से ही नए नए आविष्कार होते हैं और नौ परिवर्तनों में सहायता मिलती है। इससे ये पता चलता है कि कौन कौन से टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, कौन कौन सी नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, ये सब कुछ शिक्षा से ही पता चलता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि शिक्षित व्यक्ति की श्रम शक्ति की उपलब्धता नवीन प्रौद्योगिकी को अपनाने में सहायक होती है। जो शिक्षित व्यक्ति रहेगा वह अपनी नई नई टेक्निक से नए नए श्रम को डेवलप करेगा, और उससे क्या होगा कि देश की इकोनॉमी भी डेवलप होगी, मजबूत होगी, और लोगों में नए नए स्किल्स आएंगे। जो नए नए स्किल्स आएंगे वह उनकी खुद की और उसके साथ साथ देश की भी वृद्धि में, ऊंचाई में सहायक होंगे। मानव पूंजी की वृद्धि के कारण आर्थिक समृद्धि होती है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट्स में लिख सकते हैं कि आर्थिक समृद्धि कैसे होती है। वी कैन से कि यू कैन से मानव पूंजी की वृद्धि के कारण आर्थिक समृद्धि होती है। मानव पूंजी जैसे जैसे डेवलप होगी वैसे वैसे हमारी आर्थिक समृद्धि होगी। और अभी मैंने ऊपर बताया था ना कि आर्थिक समृद्धि का वास्तविक अर्थ क्या है, कि देश की जो वास्तविक राष्ट्रीय आय है उससे भी लिया जा सकता है। इसे सिद्ध करने के लिए अभी व्यवहारिक साक्ष्य स्पष्ट नहीं है। किसे सिद्ध करने के लिए? इसे ही, कि मानव पूंजी की वृद्धि के कारण ही आर्थिक समृद्धि होती है। इसको हम प्रूव कैसे करें, इसके लिए अभी कोई भी एग्जैक्ट एग्जाम्पल नहीं मिले हैं। इसका कारण मापन की समस्याएं हो सकती हैं। उदाहरण के लिए स्कूली वर्षों की गणना, शिक्षक शिक्षार्थी अनुपात और नामांकन दर आदि के आधार पर शिक्षा का मापन उसकी गुणवत्ता को आर्थिक रूप से व्यक्त नहीं कर पाता। अब जैसे हर साल कुछ न कुछ स्कूल नए नए ओपन होते हैं, कुछ स्कूल बंद होते हैं, विद्यार्थियों की संख्या घटती बढ़ती रहती है, तो जब तक इसका एग्जैक्ट आकलन नहीं होगा तब तक हम ये नहीं कह सकते हैं कि आर्थिक समृद्धि डेवलप हो रही है या नहीं हो रही है। सेम इसी प्रकार से स्वास्थ्य सेवाओं पर मौद्रिक व्यय, जीवन प्रत्याशा तथा मृत्यु दरों आदि से देश की जनसंख्या के वास्तविक स्वास्थ्य स्तर का सही ज्ञान नहीं होता। जब तक हमको एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं पता होगा हम किसी भी चीज़ का सही आकलन नहीं कर सकते हैं। इन सूचकों का प्रयोग कर विकसित तथा विकासशील देशों में शिक्षा व स्वास्थ्य स्तरों और प्रति व्यक्ति आय में सुधारों की तुलना करें तो हमें मानव पूंजी के परिवर्तनों में साहचर्य दिखाई पड़ता है। ये जो बातें हैं इनको हमें एक चार्ट बना करके खुद से ही आकलन करना है कि ऐसा क्यों होता है और इसका सॉल्यूशन क्या है
इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कैसे किया जा सकता है, ये सब हम खुद से आकलन करके एक स्पष्ट कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में विकासशील देशों में मानव पूंजी की समृद्धि तो बहुत तेजी से हो रही है। जो विकासशील देश हैं, अभी विकास में लगे हुए हैं, उनमें क्या है, मानव पूंजी की समृद्धि तेजी से बढ़ रही है। शिक्षा के क्षेत्र में, हेल्थ सेक्टर के क्षेत्र में, आईटी सेक्टर में, इसमें क्या है, अभी ये डेवलप कर रहे हैं। किंतु उनकी प्रति व्यक्ति वास्तविक आय की वृद्धि उतनी तीव्र नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो पर पर्सन जो रेशियो है वह उतना डेवलप नहीं है। यह मानना तर्कसंगत है कि मानव पूंजी और आर्थिक समृद्धि परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट है। मानव पूंजी और आर्थिक समृद्धि ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इसको नोट्स में लिख लीजिएगा। अर्थात एक ओर जहां प्रभावित उच्च आय उच्च स्तर पर मानव पूंजी के सृजन का कारण बन सकती है, तो दूसरी ओर उच्च स्तर पर मानव पूंजी निर्माण से आय की समृद्धि में सहायता मिल सकती है। अर्थात एक ओर जहां उच्च आय उच्च स्तर पर मानव पूंजी के सृजन का कारण बन सकती है, ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा आय है, तो मानव पूंजी का सृजन का अगर जहां वो ज़्यादा कारण बन रहा है, दूसरी जगह उसी मानव पूंजी निर्माण से आय की जो समृद्धि है, आय में जो वृद्धि हो रही है, उसमें सहायता भी मिल सकती है। भारत ने तो बहुत पहले आर्थिक समृद्धि में मानव पूंजी के महत्व को समझ लिया था। 7वीं पंचवर्षीय योजना में कहा गया है, एक विशाल जनसंख्या वाले देश में तो विशेष रूप से मानव संसाधनों, मानव पूंजी के विकास को आर्थिक विकास की युक्ति में बहुत महत्वपूर्ण स्थान देना ही होगा। उचित शिक्षण प्रशिक्षण पा कर एक विशाल जनसंख्या अपने आप में आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने वाली परिसंपत्ति बन जाएगी। साथ ही यह वांछित दिशा में सामाजिक परिवर्तन भी सुनिश्चित कर देगी। यहाँ एक सारणी दी हुई है, एक टेबल दिया हुआ है। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि 1951 में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में विकास के जो चुने हुए सूचक थे, उनकी सूची यहाँ दी हुई है। तो इसको आप सभी लोग देख लीजिएगा कि जो वास्तविक प्रति व्यक्ति आय थी वो कितना था, अशोधित मृत्यु दर कितनी थी, शिशु मृत्यु दर कितनी थी, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कितनी थी, साक्षरता दर कितनी थी, यह सभी कुछ आप पढ़ लीजिएगा। इसमें जो भी कुछ नहीं समझ में आएगा आप कमेंट बॉक्स के जरिए हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए नॉलेज के साथ। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।